हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2024 के बारे में। ये बिहार बोर्ड द्वारा निकाला हुआ ऑफिशियल मॉडल सेट है। इसमें चलो बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसमें कुल प्रश्न जो है 112 है, जिसमें से देखो 80 जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 80 जो है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्न बनाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। 24 जो है वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ 12 प्रश्न बनाने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद 8 जो है प्रश्न है, ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें सिर्फ आपको 4 प्रश्न बनाने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर टोटल आप जोड़िएगा तो पूर्णांक आपका यानी फुल मार्क्स जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और घबराइए नहीं, पूरा इसी के बेसिस पे ही प्रश्न पूछा जाएगा। जितना भी पूछा जाएगा इसी के बेसिस पे पूछा जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिएगा देखिएगा, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में क्या है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन नहीं है तो जैविक संसाधन वो होता है जो जिंदा होता है। जैविक संसाधन वो होता है जो जीवित होता है। तो मछली जैविक संसाधन है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। मिट्टी जिंदा नहीं है भाई, इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कोई जीव है, इसमें जान है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये जो हो जाएगा आपका जैविक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। बाकी देख लीजिए, पेड़, इसमें भी आपका जान होता है। मानव भी आपका जैविक संसाधन है। तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है जो जैविक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2 में कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित मतलब वनों से आच्छादित रहना चाहिए। तो भारत सरकार तो भाई नियम बहुत बनाता है, ठीक है, बट पालन तो होता नहीं है। कुछ सरकार भी नहीं करते, कुछ जनता भी नहीं करते। तो इसमें एक नीति बना था, आप लोग को याद होगा। उसमें बोला गया था कि 33% अपने क्षेत्र का 33% भाग जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ये महानदी, महानदी आ गया भाई। ठीक है, महानदी आ गया है। अब महानदी के बारे में बात करेंगे कि महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ। अब महानदी कहाँ पे है, तो महानदी उड़ीसा में है। महानदी कहाँ है भाई, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में समझिएगा ध्यान से, महानदी है और इस पे, ठीक है, इस पे एक बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। ठीक है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, जो संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। संबलपुर से कितना, 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये दुनिया का, संसार का सबसे लंबा और बड़ा बांध है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा बांध है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लंबा और बड़ा बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि टेक्सोल क्या है। टेक्सोल है मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, ये क्या है, कैंसर रोधी दवा है। अगर इसका जेनेरिक नाम जानना चाहते हैं तो इसको कहा जाता है पैक्लिटैक्सेल। ठीक है, पैक्लिटैक्सेल कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है भाई, पैक्लिटैक्सेल कहा जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, पैक्लिटैक्सेल ये इसका जेनरिक नाम है, जो कि अगर देखा जाए तो कैंसर रोधी दवा में प्रयोग किया जाता है। कैंसर रोधी दवा में प्रयोग किया जाता है। चलिए बात समझ में आ गया कि नहीं आया। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में है, क्या है देखिएगा ध्यान से, कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। अब बक्साइट, जो देखो ध्यान से, बक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है, यह धात्विक खनिज है। क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट जो है ये आपका लोहा का है, ये भी आपका धात्विक खनिज है। पूछ रहा है धात्विक खनिज नहीं है, तो ग्रेफाइट जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निकल भी धात्विक खनिज है। क्लियर है ये बात। चलते हैं अब आगे प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, टर्शियरी कोयला भंडार। ठीक है, तो टर्शियरी कोयला भंडार जो है वो कहाँ है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक ट्रिक है नाम। ठीक है, क्या है, नाम।
अब यहां पे एन से क्या हो जाएगा, तो सुनिएगा ध्यान से, एन से नागालैंड, नागालैंड, ए से हो जाएगा असम, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। फिर एक जो है उससे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। और एम से हो जाएगा, वो हो जाएगा मेघालय, क्या हो जाएगा भाई, मेघालय हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये टर्शियरी कोयला भंडार का नाम है, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इसमें बताइए तो कोई मेघालैंड है ना, देखिए, क्योंकि बाकी सब तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है मेघालय, जो है वो आपका टर्शियरी कोयला भंडार है। क्लियर है ये बात। चलते हम लोग आगे 7 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से, कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो यूरेनियम तो भाई जग जाहिर है कि ये परमाणु शक्ति का ही साधन है। बक्साइट, समझिएगा ध्यान से, बक्साइट जो है उसके बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपका परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है। मोनाजाइट से अगर आप बात करते हैं तो ये थोरियम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और थोरियम जो है आपका परमाणु शक्ति का साधन है। तो थोरियम भी है परमाणु शक्ति का साधन, और मोनाजाइट से थोरियम बनाया जाता है, ये भी हो गया परमाणु शक्ति का साधन। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, बक्साइट बचा, जो कि परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब 9 डाक क्षेत्र जो है, समझिएगा ध्यान से, 9 डाक क्षेत्र है, जिसमें से 8 डाक क्षेत्र जो है, 8 डाक क्षेत्र जो है वो प्रादेशिक क्षेत्र है। ठीक है, प्रादेशिक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रादेशिक क्षेत्र है। और एक डाक क्षेत्र जो है वो सेना के लिए बनाया गया है, तो कार्यात्मक बोला जाता है। एक डाक क्षेत्र जो है इसको कार्यात्मक बोला जाता है, समझिएगा ध्यान से, कार्यात्मक डाक क्षेत्र है, जो कि भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। यानी टोटल कितना, तो 9 होता है। टोटल डाक क्षेत्र कितना होता है भाई, 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण बनता है। तो आसमान में कौन रहता है, ब्रह्मपुत्र रहता है। ठीक है, आसमान में कौन रहता है, ब्रह्मपुत्र रहता है। तो ब्रह्मपुत्र जो है यही नदी है असम में बाढ़ का कारण। ठीक है, क्या रहता है भाई, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है जो कि बाढ़ का कारण है। क्यों नहीं रहेगा भाई, अब एक ही पे तुम 50-50 का लोड दे दोगे, एक ही पे 50-50 का लोड दे दोगे। देखो ध्यान से, यहां पे बोला जा रहा है कि ये ब्रह्मपुत्र में ना 50 को सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी का पानी गिरता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि साल के लास्ट दिनों में, या बोल सकते हो जो सीजन के लास्ट दिनों में एक विकराल रूप ले लेता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा। तो ये असम में बाढ़ का कारण बनता है। ले रहे बात, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ को अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है, शॉर्टकट में तरुण भारत संघ को बोला जाता है TBS। ठीक है, तरुण भारत संघ ये एनजीओ है, ठीक है, का संबंध किस राज्य से है, ये एनजीओ जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो आपको मैं बता दूं कि 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसका स्थापना हुआ था, तो राजस्थान से संबंधित होगा। ये एक तरह से बोल सकते हैं एनजीओ जो होता है, एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल होता है। तो बताइए राजस्थान से संबंधित है 1975 ईस्वी में, तो कहां पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है भाई, अभ्रक का भी होता है, मैग्नीज का भी होता है, बक्साइट का भी होता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। इंद्र जी आ गए, ओ माय गॉड, इंद्र भगवान आप। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। ठीक है,
इंद्रपुरी, इंद्रपुरी, इंद्र को ना भगवान जो है इनको ना विहार करना बहुत पसंद है। देखना, विहार मतलब क्या होता है? देखना। अब आप इससे दिमाग लगा सकते हैं कि हम किसका बात कर रहे हैं, किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने तो बस दोस्ती की बात की थी, लोग तुम्हारे तरफ देख के मुस्कुराने लगे। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे इशारा जो हुआ वो बिहार का हुआ। इंद्र जी को बिहार करना यानी देखना बहुत पसंद है। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है भाई? बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? बोल रहा है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एकदम इजी वे में समझना है, सब कुछ इजी वे में समझना है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बोला जा रहा है कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? देखो यहाँ पे ब्लू बुक जो होता है, ब्लू बुक जो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके सदस्य का जो मतलब कि सुरक्षा होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे विवरण लिखा रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सुरक्षा के लिए बात है, ये सुरक्षा के विवरण का बात है। अब येलो बुक में बात करते हैं, तो येलो बुक में क्या रहता है भाई? फ्रांसीसी मैगनीज है। ये क्या है? फ्रांसीसी मैगनीज है। ध्यान से देखना, ये फ्रांसीसी मैगनीज है। तो फ्रांसीसी मैगजीन है, सॉरी मैगनीज बोल रहा हूं मैं, मैगजीन है, गड़बड़ हो गया, मैगजीन। ये फ्रांसीसी मैगजीन है। इसमें क्या होता है? तो देश के बजट का मतलब कि वित्त के बारे में जानकारी होता है। ठीक है, बजट के बारे में जानकारी होता है। तो बजट के बारे में जानकारी होता है। क्लियर है ये बात? ग्रीन बुक जो है ये क्या है? समझिएगा ध्यान से। तो ग्रीन बुक जो है इटली सरकार का एक तरह से बोल सकते हो ना कि प्रकाशन है। इटली सरकार का इसमें नीति योजना ये सब बनाया जाता है, इटली सरकार का। ठीक है, सरकार का योजना बनाया जाता है, नीति इसमें विवरण है। तो भाई रेड बुक बचा। अब रेड बुक क्या होता है? किसी भी राष्ट्र का, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि किसी भी राष्ट्र या राज्य है उसके सीमाओं के भीतर मौजूद जो वनस्पति होती है, ठीक है, मौजूद जो वनस्पतियां होती है उसी का डेटा रहता है। वनस्पतियां जो होती है उसी का डेटा रहता है। तो यहाँ पे असाधारण पौधे का बात हो रहा है। तो भाई असाधारण पौधे का मतलब क्या हुआ? असाधारण पौधे का मतलब रेड बुक में ही वनस्पति के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? चलिए देखिए, रबी फसल के लिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, रबी फसल के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि जगजाहिर है, पहले से भी सबको पता होगा। रवि आ जा, रवि आ जा, सच में गेम खेलते हैं, सच में गेम खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं। चलिए रहने दीजिए। रबी, रबी का मतलब होता है रबी फसल। रबी फसल समझिएगा ध्यान से। रबी थोड़ा सा दीर्घ का से होगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका रबी फसल। हाँ, यहाँ पे देखो, आ से जो हो जाएगा वो आलू हो जाएगा। रबी फसल, रबी को ठंडा लगता है, रबी को जाड़ा लगता है। रबी मतलब जो जाड़ा में यानी ठंडा के मौसम में जो बोया जाता है उसी को रबी फसल बोलेंगे। जा, आ जा, जौ। ठीक है, जौ है। उसका सच में यहाँ पे देखो सच लिखा हुआ है, तो सरसों, सरसों, स से सरसों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। में ऐसी रिदम बनाने के लिए दिया गया है गेम खेलते हैं। तो गेम क्या हो जाएगा? स अच्छा, च से चना भी होता है। चलो तो यहाँ पे मैं चना लिख देता हूं, चना। ठीक है, गेम खेलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गेम, समझिएगा ध्यान से। तो गे से हो जाएगा गेहूं, गेहूं हो जाएगा। और यहां से सुनिएगा ध्यान से, म से हो जाएगा मटर, म से क्या हो जाएगा? मटर। बात समझ में आ रहा है? और खेलेंगे ऐसी लिख दिया है। तो इतना रबी फसल जो है, आलू है, जौ है, सरसों है, गेहूं है, मटर है और चना है, ये सब रबी फसल है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? कौन रबी फसल नहीं है? तो गेहूं तो रबी फसल है, ठीक है, चना भी रबी फसल है, और यहाँ पे देखो ध्यान से सरसों भी रबी फसल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे आपको गेहूं है, गेहूं देखिए, तो गेहूं, गेहूं भी है, चना, चना भी है, सरसों, सरसों भी है। तो ये सब रबी फसल है। तो चावल जो होता है वो गर्मी में रोपा जाता है, तो ये आपका रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात? खरीफ फसल का भी आता है,
खरीफ फसल का भी अगर देखा जाए तो आपको ट्रिक बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि खरीफ फसल का देखिएगा ध्यान से। अरे मूर्ख गधा, अरे मूर्ख मूर्ख गधा, गधा सो मत बाजार जा, सो मत, मत लिखना है, सो मत बाजार जा, ठीक है, बाजार जा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होता है, अ से अरहर हो जाएगा, ये सब खरीफ फसल है। अरहर समझ में आया कि नहीं आया? तो अरे अरहर, अरे अरहर। यहाँ पे देखो मूर्ख, मूर्ख में मुंह जो आया उससे क्या हो जाएगा भाई, मूंग हो जाएगा, मूंग हो जाएगा और मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ख से यहाँ पे खरीफ फसल बोल देंगे, खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल हो गया। उसके बाद ग, ग से गन्ना, गन्ना भी गर्मी में रोपा जाता है। धा से धान, ठीक है, यहाँ पे देखो धा जो लिखा हुआ है, धा से क्या हो जाएगा, तो धान हो जाएगा, ये खरीफ फसल है। धान होता है ना, ये जैसे अभी चावल बोले धान, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ चलो, सो तो से हो जाएगा आपका सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, ये भी आपका खरीफ फसल हो जाएगा। और मत में म लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा मक्का, मक्का हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। और त से जो हो जाएगा वो तिल हो जाएगा, ये जो त है इससे क्या हो जाएगा, तिल हो जाएगा, तिल। क्लियर है ये बात? बाजार, बाजार से हो जाएगा आपका बाजरा, ठीक है, ये बाजरा हो जाएगा, बाजरा। और जा, जा जो लिखा हुआ है इससे क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। ये सब जितना भी है वो सब खरीफ फसल है, ये जितना भी है वो सब क्या है, खरीफ फसल है। तो इस पे अभी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा घना घना लिख के बता दिया। ध्यान दीजिएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हलवा प्रश्न है, बस चम्मच से उठाइए और खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में लिखा हुआ है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, भाई चूना पत्थर है, जग जाहिर है चूना पत्थर है, ठीक है। चलते हैं, तो आगे हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, कि कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो मैं आपको बता दूं, कोंकण रेलवे परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है। कोंकण, समझिएगा ध्यान से, कोंकण रेलवे परियोजना जो है, रेलवे परियोजना, ठीक है, रेलवे परियोजना जो है कहां पे है भाई, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र। बात समझ में आया? तो ये महाराष्ट्र में है। ये क्यों बनाया गया था, तो ये जो बना था ना, इससे क्या हुआ था कि मुंबई से, ठीक है, मुंबई से, मुंबई, मुंबई से कोच्चि, ठीक है, मुंबई से कोच्चि के बीच, के बीच कितना रास्ता घट गया था, तो 750 किलोमीटर कम कर दिया था। ये परियोजना बना था तो 750 किलोमीटर क्या कर दिया था, कम कर दिया था। इसका मुख्यालय भाई कहाँ है, तो नवी मुंबई में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। महाराष्ट्र से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 1992 में रियो डी जेनरो में क्या हुआ था। तो भाई देखो, रियो डी जेनरो में जो हुआ था वो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्यों हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूं, जैव विविधता पे संधि हुआ था। यहाँ पे जैव विविधता, विविधता पर संधि हुआ था, ठीक है। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू हुआ था आपका 29 दिसंबर को, ठीक है, 29 दिसंबर 1993 में लागू हुआ था, ठीक है, 29 दिसंबर 1993 में लागू हुआ था। यह संधि तो हो गया था बट लागू हुआ था उसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भाई सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तभी तो आपका भारत
कृषि प्रधान देश है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग डार्लिंग को याद करते हैं, यानी दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद शिव को याद करते हैं, शिव समुद्रम केरल में है, जो कि दूसरा जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, केरल में है शिव समुद्र। तो अगर हम बात करें तो ये दार्जिलिंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है बाबू। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। आ, ये कब बना था? तो ये बना था 1897 ईस्वी में। ये 1897 ईस्वी में बना था और 130 मेगावाट क्षमता का था। ठीक है, 130 मेगावाट क्षमता का, मतलब कि ये जल विद्युत संयंत्र बना हुआ था। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे? दार्जिलिंग। ठीक है, पहले डार्लिंग दार्जिलिंग। ठीक है, उसके बाद शिव को याद करेंगे, शिव समुद्रम। बस मैं आपको ना, कहते हैं ना, हृदय को ठेस नहीं भी पहुंचा रहा हूँ, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो प्लीज सॉरी, डोंट माइंड। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कि बिहार में उर्वरक उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो है वो बरौनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बरौनी में स्थित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में बात करें। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, समझते हैं। एकदम ये भी हलवा क्वेश्चन है, बस मुंह चम्मच से उठाइए, मुंह में डालिए, खत्म कहानी। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? सूखा कब पड़ता है भाई? भूकंप आता है तो सूखा पड़ेगा। बाढ़ में तो पूरा पानी पानी कर देता है। सुनामी तो जानवे करते हैं पानी का बात है। तो वर्षा की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है तभी सूखा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय, ठीक है, संबंध है कहां से? नर्मदा से। ठीक है, नर्मदा बोला जा रहा है, नर्मदा नहीं बोला जा रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बोलूंगा नर्मदा, नर्मदा नदी से है संबंधित। सरदार जो है, थोड़ा सा हम याद करने के लिए एक बात कर देते हैं। सरदार लोग जो होता है नर्म दिल के होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, नर्म दिल के होते हैं तो नर्मदा हो जाएगा, इसे आप याद रख सकते हैं। सरदार जो लोग होते हैं वो नर्म दिल के होते हैं। ठीक है, नर्म दिल के होते हैं तो नर्मदा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या बोलता है बोलो? ये जून 2023 में, अरे 2023 का बात हो रहा है, भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो ये तो आप लोग भी थे, देखे होंगे। क्या बात करते हैं सर, देखे कैसे हैं? चलो ठीक है, देखे तो हम लोग भी नहीं है लेकिन जानते हैं, पढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपर जॉय, ठीक है, बीपर जॉय जो है ये चक्रवात आया था। और कहाँ आया था भाई? गुजरात में आया था। समझिएगा ध्यान से, ये बीपर जॉय जो है चक्रवात 15 जून को दोपहर में, ठीक है, दोपहर में कहाँ पे आया था? गुजरात में आया था। और कब आया था वो तो पूछ ही रहा है भाई, 2023 का बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ओर चलते हैं हम लोग, अपने टमटम को आगे बढ़ाते हैं। 24 नंबर में लिखा हुआ है कि ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन है? प्राथमिक है। ये तो भाई हलवा है, प्राथमिक ही होगा ना, दूसरा कौन पहुंचेगा? प्राथमिक पहुंचेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 25 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, यानी साधन क्या है? तो पहले का समय था कि बेबी को बेस पसंद है, अब बेबी को बेस नहीं, बेबी को मोबाइल पसंद है। छोटा छोटा मोबाइल देखते हो ना, सब छुपा छुपा के रखे रहता है, रखे रहती है बकलोल सब, क्या करोगे? तो लोकप्रिय संसाधन जो है, यानी साधन जो है संचार का, वो क्या है भाई? मोबाइल है। ठीक है, क्या है? मोबाइल है। सार्वजनिक टेलीफोन नहीं बोल सकते हो। ठीक है, चले आगे 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करें। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में कि कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो भाई ये है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो थे वो ब्रिटिश स्टेट्समैन थे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ब्रिटिश
ब्रिटिश स्टेट्समैन स्टेट्समैन थे। अगर बात करें तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से के समर्थक थे। इनका मतलब कि अगर देखा जाए तो 1899 से लेके 1905 ईस्वी तक ये कलकत्ता में वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। तो भारत के वायसराय थे। वायसराय का मतलब समझते हो? कुछ दिन पहले तक मैं भी नहीं समझता था। वायसराय का मतलब होता है एक शाही अधिकारी, ठीक है, एक शाही अधिकारी। पहले के टाइम में ये सब इस तरह का करता था, जो एक देश या प्रांत पे शासन करता है, ठीक है, एक शाही अधिकारी जो एक देश और प्रांत पे शासन करता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट मतलब कि लागू हुआ था, पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? भाई जग जाहिर है कि फ्रांस से है। सबको कहते हैं कि जब फ्रांस सीखता है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, सेंटर में यही है। तो यहीं पे जब हुआ था 1789 का फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तो यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? फ्रांस से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि राइन राज संघ, कभी कभी इसको राइन संघ भी कहा जाता है सिर्फ, की स्थापना किसने की थी? अब ये राइन राज संघ जो था, इसमें अगर देखा जाए तो जर्मनी को एक साथ रहने का मौका मिला, मतलब अच्छा से रहने का मौका मिला। अच्छा, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसको बनाने वाला कौन होगा? निम्न आदमी होगा। मैंने ना नेपोलियन को निम्न आदमी बोलता हूँ, ठीक है, नेपोलियन को क्या बोलता हूँ? निम्न आदमी। निम्न मतलब समझते हो ना? निम्न आदमी। हाँ चलिए अच्छी बात है, तो अच्छा आदमी ऐसे। चलिए, नेपोलियन ने ही राइन राजसंघ की स्थापना किया था। चलिए अब आगे बात करते हैं अप्रैल थेसिस। अप्रैल में, अभी एग्जाम दे रहा हो ना, अप्रैल में ले लेना, अप्रैल में ले लेना। कहने का मतलब क्या हुआ? आपका इशारा तो समझ में आ गया होगा। लेनिन का बात हो रहा है, देखो यहाँ पे लेनिन है, ठीक है, लेनिन। तो अप्रैल थेसिस किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। इसका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, इसका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अच्छी बात है। तो 29 नंबर प्रश्न आपको बन गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब था। अब हम लोग बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? और भाई खुदाई खुदाई का बात हो रहा है तो जरूर जरूर से देखो, यहाँ पे सैयद अहमद खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, के बी हेडगेवार है, राज राम मोहन राय है। तो कौन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसके दोनों तरफ खां है, वही किए होंगे। हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? ठीक है, लाला हरदयाल जो थे इनमें से किसकी स्थापना की थी? भाई देखो एक बात बता देता हूं, एक तो हमारे सन्नी पाजी है, ठीक है, वो पाकिस्तान जाके गदर मचा दिए थे। और एक हमारे लाला हरदयाल जी है, इन्होंने गदर पार्टी की ही स्थापना कर दी है, वो भी कहाँ जाके? अमेरिका जाके, ठीक है, कहाँ जाके भाई? अमेरिका जाकर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अमेरिका जाकर 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी 32 नंबर प्रश्न में। यहाँ पे बात करते हैं कि साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? अगुआ वही होता है, अरे अगुआ का नाम सुन के तुम लोग खुश हो जाते हो ना, आगे आगे चलने वाला जो होता है अगुआ बोलते हैं। तो इसमें कौन था भाई? रूस था। रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर ने क्या लिखा था? तो भाई देखो, अप्रैल थेसिस के बारे में तो अभी मैंने बात किया। अप्रैल थेसिस लेनिन लिखा था, व्लादिमीर लेनिन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की अगर बात कर ले तो कार्ल कार्ल मार्क्स, और इसके मित्र थे फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, इसने लिखा था।
95 थेसिस जो है, हमको याद आ रहा है कि 95 थेसिस जो है वो मार्टिन लूथर ने लिखा था। ठीक है, ये क्या लिखा था? मार्टिन लूथर ने लिखा था। ठीक है, मार्टिन लूथर ने लिखा था। कॉमनवेल्थ का मेरे को याद नहीं है, तो बस काम बन गया ना। चलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 34 में। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, मैं आता हूं। दूसरा पर मारेंगे ना सीधा होगा। हल्ला करते हैं, जान रहा है वीडियो बना रहे थे, हल्ला करते हैं। जाके बाहर जाके हल्ला गए थे, चुप कर। अभी कोई चिल्लाएगा तो आपको देख। आप छत पे बने छी, आधा बने ले कहाँ। चलो सॉरी गाइस, आगे बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। ठीक है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पे सुनो ध्यान से, जेम्स ए हिक्की ने। समझिएगा ध्यान से कि जेम्स ए हिक्की ने किया था बंगाल गजट का प्रकाशन। बंगाल गजट क्या था? ठीक है, बंगाल गजट एक तरह से अगर देखा जाए तो समाचार पत्र था। ठीक है, ये जो था वो समाचार पत्र था। ठीक है, समझते हैं, आगे बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 35 में बात करते हैं कि यूनान इसमें से किस देश के अधीन था? यूनान जो था वो इसमें से किस देश के अधीन था? तो मुझे तुम पसंद हो, तुर्की, तुम की। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई तुर्की। यूनान को यू और तुम। ठीक है, यूनान, तुम, तुर्की। क्लियर है ये बात? चलते हैं आगे बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? भाई आप लोग को याद होगा, दांडी नमक आया था बीच में, दांडी नमक आया था। साबरमती आश्रम से वो दांडी गए थे। ठीक है, क्या है? दांडी गए थे भाई नमक का कानून तोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो साबरमती आश्रम से वो कहाँ गए थे? दांडी गए थे, और इसलिए उसको बोला जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है दांडी। जगह है कहाँ गया रे भाई, नीचे, सॉरी नीचे है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 12 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सी में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, दांडी में हुआ था। चलिएगा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आप लोग भी बनाए होंगे। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। इसको कहा जाता है भाई, दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, इसको कार्ल मार्क्स ने अगर देखा जाए तो 1867 में प्रकाशित किया था। ठीक है, 1867 में प्रकाशित किया था। दास कैपिटल जो होता है वो समाजवादियों का बाइबल कहलाया। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था?
तो सिंगापुर का उदय जो हुआ था वो 1965 में हुआ था। जैसे मान लीजिए आपका भारत देश कब आजाद हुआ, तो 1947 में हुआ, है ना। उसी तरह से सिंगापुर का उदय यानी सिंगापुर उदय आजाद हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि वियना कांग्रेस को ही वियना सम्मेलन कहा जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि वियना कांग्रेस को ही वियना सम्मेलन कहा जाता है, वियना सम्मेलन। ठीक है। में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो जर गया था। ठीक है, जर गया था। जर्मनी शामिल नहीं था, जर्मनी जो है वो शामिल नहीं था। आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अच्छी बात है। बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, समझिएगा यहाँ पे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, इसका पूरा अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्योंकि देखो यहाँ पे एम एन राय जो है, एम एन राय का पूरा नाम जो है मानवेंद्र नाथ राय है। मानवेंद्र नाथ राय है। मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल राय के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, सॉरी राय है कि कौन है नहीं पता। लाला हरदयाल जी जो है ये गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, ये गदर पार्टी की स्थापना किए थे अमेरिका में जाके। चितरंजन दास जो है अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किए थे ढाका में। ठीक है, ये राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना किए थे। कहां पे किए थे भाई? ढाका में किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। क्लियर है ये बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा बताइए आप लोग को 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ? 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ तो आप देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 20 भी हुआ होगा अगर तो काफी है, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में। ये बहुत हलवा क्वेश्चन है कि बंबई राज्य को विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बंबई का विभाजन जो हुआ था 960 ईस्वी में हुआ था और इसमें दो राज्य बना था, एक महाराष्ट्र बना था। ठीक है, एक महाराष्ट्र और दूसरा बना था गुजरात। ठीक है, गुजरात, बस अच्छा से लिख दूं मैं, गुजरात। तो दो राज्य बना था, तो महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखो ध्यान से, 19 नगर निगम है यहाँ पे। बिहार में 19 नगर निगम है। ठीक है, 88 जो है वो नगर परिषद है। नगर परिषद कितना है भाई? 88 को है। और 154 को नगर पंचायत है। ठीक है, 154 को नगर पंचायत है। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे चले तो हम लोग बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पे बात कर लेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चा को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा कहानी में अगर बता दूं, सरदार पटेल जो थे, सुनिएगा ध्यान से, कि सरदार पटेल जो थे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? राज्यों का एकीकरण हुआ था। राज्य का एकीकरण हुआ था। लेकिन ये एकीकरण जो हुआ अस्थायी रूप से, अस्थायी व्यवस्था बोल सकते हो, क्योंकि स्वतंत्रता जब मिला हम लोग को, स्वतंत्रता जब मिला, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जनता थे वो क्या करने लगे? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग करने लगे। ठीक है, तो अंत में हार डाल के क्या हुआ कि फजल अली
फजल अली के अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष था, ठीक है। तो फजल अली के अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, समझिएगा ध्यान से, राज्य का पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ठीक है। 1953 ईस्वी में राज्य का पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अब आप लोग कभी कभी देखते होंगे 1956, तो मैं बता देता हूं कि 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में ना पुनर्गठन के तहत 14 को राज्य बनाया गया था, ठीक है, 14 राज्य बनाया गया था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश यानी संघीय क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, संघीय क्षेत्र बनाया गया था, राज्य क्षेत्र हो गया, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश हो गया था, इतना बनाया गया था 1956 में। लेकिन पुनर्गठन जो हुआ था ना 1953 में ही हुआ था। क्लियर है ये बात? चलते हैं आगे, चलेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन में कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है ना भाई, निर्वाचन आयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, तो सबको मालूम है तीन स्तरीय है, ठीक है, त्रिस्तरीय भी बोलते हैं इसको, तो आपका त्रिस्तरीय यानी तीन स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 46 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, आ गई आंग सान सू की, इनका पूरा नाम यहाँ पे देखो ध्यान से, आंग सान सू की, सूसू नहीं, हाँ, मैया मारेंगी, मैया मार, तू कियोगे, सूसू करोगे तो मैया मारेगी। आंग सान सू की जो थी वो कहाँ की थी? तो म्यांमार की नागरिक है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब थी, एक्चुअली मर गई होगी, बहुत बूढ़ी थी, जब हम लोग पढ़ते थे तब बूढ़ी थी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बात करें। 47 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चिल्ली नहीं, चिली है। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भाई मैरी रॉबिन्स, किम कैंपबेल, ठीक है, लोरा चिंचिला, मिशेल बाचेलेट, एक्चुअली बाचेलेट होगा, ये तो होगा, बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो मिशेल बाचेलेट जो है ये महिला है। 11 मार्च 2014 के बाद ये राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। इनका पूरा नाम है वेरोनिका मिशेल बाचेलेट जेरिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करें। 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, अपने टमटम को आगे बढ़ाते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। निष्पक्ष चुनाव पे करता है, ठीक है, किस पे करता है? निष्पक्ष चुनाव पे करता है, ठीक है, पक्षपात करना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी पूछ रहा है। ऐसे संविधान क्या बोला है कि संविधान जो है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, व्यवस्था किया है, संविधान में व्यवस्था है कि 550 सदस्यों की संख्या जो हो जाए, सदस्यों की संख्या कितना हो जाए भाई? तो 550 होगी, जिसमें से 530 सदस्य जो होंगे वो क्या, राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, और इसमें से जो बच गए 20 वो केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रतिनिधित्व यानी संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन परंतु वर्तमान में अभी देखा जाए तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो 543 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 50 यानी हाफ सेंचुरी पूरने वाला है। इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब पहले क्या होता है? तो भाई जनता को भी, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कि जनता को भी अपने राय व्यक्त करने का अधिकार होता है, डायरेक्ट जो सरकार होता है उसके साथ।
हम लोग को तो भाई नहीं ना, हम लोग तो बस ट्विटर पे फेसबुक पे कुछ बकर बकर करते रहते हैं, और हमारा नेता जो प्रतिनिधि हम लोग जिसको चुन के भेजे, अगर वो बात किया तो ठीक है, नहीं तो फिर रद्द हो गया, सी खत्म कहानी। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, जनता को भी अपना मत रखने का अधिकार होता है, और ये चीज कहां लागू है भाई, स्विट्जरलैंड में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। अब ध्यान से सुनना कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की गठन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा 5,000, 10,000 तो नहीं आएगा, मेरे को पता है, बट ऐसा नहीं है बाबू, 7,000, 7,000 जनसंख्या पे, ठीक है, 7,000 जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। और गठन करता कौन है, तो डीएम करता है। ठीक है, गठन करने का जो अधिकार है डीएम करता है, डीएम द्वारा घोषित किया जाता है। और डीएम को हिंदी में क्या बोलेंगे, जिला दंडाधिकारी। ठीक है, दंडाधिकारी या जिलाधिकारी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। ओ माय गॉड, जनता पार्टी तो नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। उस समय अगर देखा जाए, समझिएगा ध्यान से, कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी कांग्रेस के सिर्फ में बोल देते हो ना तो लोग, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से उसका जो दल है उसका नाम है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, जो थे राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फखरुद्दीन अहमद अली थे। क्लियर है ये बात। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये किया था। और कब तक हम लोग का ये घोषित हुआ था बताइए तो 25 जून 1975, 25 जून 1975 से लेके, ठीक है, 21 मार्च 1977 तक चला था। ठीक है, यानी टोटल सुनिएगा ध्यान से 21 महीने, 21 महीने हम लोग का आपातकाल घोषणा में चला था। ठीक है, घोषित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 53 नंबर, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में कि पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, तो जिला दंडाधिकारी। मैंने अभी आपको बोला था डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हो ना, तो डीएम यानी जिला दंडाधिकारी जो है, दंडाधिकारी जो है वही दंडा करता है पूरे जिले को, यानी यही आपका प्रशासन को संभालता है। क्लियर है ये बात। चलते हैं अगला, यानी 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो, नेपाल में लोकतंत्र आपसी के लिए कब आंदोलन हुआ। नेपाल में लोकतंत्र आपसी के लिए कब आंदोलन हुआ, तो 2006 में हुआ। ठीक है, कब हुआ भाई, 2006 में हुआ। ध्यान से सुनना। चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। हाँ। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई, देख लो। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ था, तो बोले पिया, बोलेविया में हुआ था। सॉरी, बोले पिया नहीं है, बोलेविया है। ओके, पानी नहीं देते हो बोले पिया, तो बोले नहीं गे। देखो 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखना। व्हिग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। व्हिग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है, तो आपको मैं बता दूं ब्रिटेन से है। किससे है भाई, ब्रिटेन से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी 57 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। भाई महिला को वहां का भी महिला को वोट नहीं देना तो जा रहा था। ओह माय गॉड, एक्चुअली मैं बता दूं 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में इंग्लैंड के महिला को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। चले आगे 58 नंबर क्वेश्चन में।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता है? यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता क्या है? दोहरी सरकार भाई होता ही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। स्वतंत्र न्यायपालिका है ही। संविधान की सर्वोच्चता होती है, भाई मानना ही पड़ेगा सबको, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? भाई पटना नगर निगम जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो आपको मैं बता दूं खल लगा के 75 होते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, घबराना नहीं, खल नहीं लगता। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भाई काशीराम अजीत सिंह तो हटा ही दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी में आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये जो अटल जी है ना बहुत अटल थे, इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भाजपा का स्थापना हुआ था। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चले, चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद को अगर देखा जाए तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलेंगे, एनडीसी बोलते हैं। ठीक है, ये दिल्ली में हुआ था 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, कहां हुआ था भाई? दिल्ली में हुआ था। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बात करते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? नीति आयोग तो नहीं करेगा, योजना आयोग तो नहीं करेगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी ये करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चले आगे, 63 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखना। y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? ठीक है, निवेश है। मैं बता देता हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। y बराबर सी प्लस आई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो y जो होता है इसको बोलते हैं विनियोग। विनियोग, ठीक है, विनियोग बोलेंगे। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है, और ये जो है आई, आई से होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, निवेश होगा। क्लियर है ये बात? चले आगे, चलिए हम लोग बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है कि आपको जितना भी खर्चा पर्चा पड़ा कच्चा माल खरीदने में, मशीन टूट फूट गया, वो सारा चीज सारा खर्चा हटा दोगे तो खाली मुनाफा जो बचेगा उसको राष्ट्रीय मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। तब बीमा का व्यय, बीमा कराने में जो पैसा लगा उसको भी हटाना पड़ेगा। मूल ह्रास से जो आपको खर्चा वर्चा लगा, कच्चा माल की कीमत, ये सब सबको हटाना पड़ेगा, इनमें से सभी को। तो इनमें से सभी यानी कि कोई शामिल नहीं होते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। क्लियर है? सिर्फ नफा जोड़ा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। खनन को इसमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन, खनन खनने वाला। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में ही होगा। आपको मैं बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि और कृषि से संबंधित जितना भी कार्य होता है, क्रिया होता है, ठीक है, कृषि से संबंधित जितना भी क्रिया होता है वो सब इसी में आ जाता है। ठीक है, इससे संबंधित कौन कौन हो जाएगा? तो आपको बोल सकते हैं पशुपालन हो जाएगा, पशुपालन। ठीक है, मत्स्य पालन, वानिकी, वानिकी मतलब वन, वन को जो उग जाते हैं सो सब, और खनन। ठीक है, ये सब जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा? तो औद्योगिक आ जाएगा, औद्योगिक। ठीक है, जिसमें विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण मतलब होता है कोई औजार, औजार के मदद से आप कुछ बनाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, घर उर बनाते हैं, उद्योग का कोई भी चीज औद्योगिक हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा? तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा सेवा क्षेत्र, जैसे पढ़ाई हुआ, हॉस्पिटल हुआ। ठीक है, ये सब जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को इसमें से किस क्षेत्र में शामिल कीजिएगा आप बताइए। तो खनन किस में बोले मैंने? ठीक है, बोला मैंने अभी, तो प्राथमिक क्षेत्र में बोला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है ये बात?
चलिए देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। भाई देखो, आप लोग कितना बार पढ़े होंगे कि समाजवादी साम्यवादी, तो लोक कल्याण जनता के बारे में सोचा जाता है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही सोचा जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ही होगा जिसमें लोक कल्याण पे बल दिया जाता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में बात करें, ध्यान से देखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? देखो, पूंजी का पारिश्रमिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ब्याज। पूंजी लगाइएगा तो ब्याज ही मिलेगा, क्योंकि लगान का पारिश्रमिक जो होता है वो होता है आपका भूमि, सॉरी, भूमि का पारिश्रमिक आपका लगान होता है। मजदूरी जो होता है वो किसका होता है? तो श्रम, आप जो मेहनत कीजिएगा इसका पारिश्रमिक मजदूरी होगा। और लाभ जो होता है, आप उद्योग कीजिएगा तो उद्यमी, ठीक है, उद्यमी का पारिश्रमिक जो होता है वो लाभ होता है। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है, ब्याज होगा। क्लियर है ये बात? चले आगे 68 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये रैपिड फायर भाई, ध्यान रखना। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत वित्त का, महाजन पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये संस्थागत नहीं है। व्यापारी पे भी आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता है। रिश्तेदार पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी सहकारी बैंक है, इस पे आरबीआई का कंट्रोल होता है, तो ये संस्थागत वित्त स्रोत है। ठीक है, सहकारी बैंक जो है ये संस्थागत वित्त स्रोत है। क्लियर है ये बात? आगे चले 69 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, समझिएगा ध्यान से। भारतीय पूंजी बाजार, यहाँ पे देखो ध्यान से, पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संस्था प्रदान करती है? वित्तीय संसाधन प्रदान करती है। तो मैं बता दूं, पूंजी बाजार जो होता है वो दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन प्रदान करती है, क्योंकि सुनो ध्यान से, दीर्घकालीन। और एक होता है आपका मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार मतलब मुंह देख के, ठीक है, मुंह देख के ये पैसा देगा, यानी अल्पकालीन, कम समय के लिए। ये मुद्रा, मौ से मुद्रा, मौ से मुंह, मुंह देख के, ये अल्पकालीन यानी कम समय के लिए भाई दे देना, कल दे देना, परसों दे देना, इस टाइप का। तो पूंजी बाजार है वही आपको दीर्घकालीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 70 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए, ठीक है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? वित्त की आपूर्ति मतलब पैसा का आपूर्ति कौन करता है? यहाँ पे लिखा हुआ, एक में सहकारी बैंक, दो में भूमि विकास बैंक, और आगे मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, सी में नाबार्ड लिखा हुआ है, और डी में भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड जो होता है, नाबार्ड समझिएगा ध्यान से, इसका इसका फुल फॉर्म ही अगर देखिएगा ना तो इसका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, सुनिएगा ध्यान से, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। यानी इसका अगर हिंदी नाम देखें तो राष्ट्रीय कृषि, इसका नाम होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ग्रामीण विकास बैंक है, जाहिर सी बात है। तो नाबार्ड जो है ये एक बैंक है जो कि सबको देता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ग्रामीण विकास में एग्रीकल्चर के लिए ऋण देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कृषि कार्य के लिए या कोई भी सहायता के लिए ऋण प्रदान करता है, ठीक है, नाबार्ड करता है। और सिर्फ ये नहीं कि ये जनता को देता है, ये उस संस्था को भी देता है जैसे ग्रामीण बैंक हुआ, इस सब टाइप। क्लियर है ये बात? चले आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भाई 1904 में हुआ। मैं बता दूं कि 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, 1904 में सहकारी साख समिति, ठीक है, साख मतलब होता है ऋण, समिति
समिति अधिनियम पारित हुआ था। एक्चुअली से बोल सकते हो अधिनियम, एक्चुअली बोल सकते हो इसको ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, क्या बोल सकते हो, आंदोलन हुआ था, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है ये बात। 71 नंबर क्वेश्चन बन गया कि 1940 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। 71 के बाद हम लोग बात करेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। हम लोग अपने मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। विकसित देशों में कार्यबल के अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो भाई ये सेवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल ये सब टाइप का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सेवा क्षेत्र में अधिक है कार्यबल, अधिकांश हिस्सा सेवा क्षेत्र में ही होता है। ये विकसित राज्य का, सॉरी विकसित देश बोलेंगे, विकसित देश बोलेंगे, विकसित राज्य नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसमें होता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो भाई 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन कि कृषि उत्पादों मैं आपको इसमें बोलूंगा, ध्यान से सुनना, कि कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखो, कृषि उत्पादक में जो भी चीज होगा वो खाने वाला होगा। ठीक है, खाने वाला, तो खाने वाला इसमें देखो ध्यान से, एग मतलब खाना, एग अंडा होता है ना खाने वाला। मैं आपको याद दिला रहा हूँ बस, ये एग मार्क है, एग मतलब ये अंडा मत समझना। एग मार्क खाने वाला चीज में होता है। एग मार्क किस में होता है? खाने वाला चीज में। ISI मार्क किस में होता है? देखो ध्यान से, तो ISI मार्क जो हो जाएगा ये आपको औद्योगिक उत्पाद पे, औद्योगिक उत्पाद पे आपका ISI मार्क रहता है। हॉल मार्क रहता है आभूषण सब में, आभूषण में आपका हॉल मार्क रहता है। ठीक है, तो भाई एक मार्क जो रहेगा वो खाने वाला चीज में रहेगा, यानी कृषि उत्पादों को पे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एक मार्क रहता है। क्या रहता है? एक मार्क रहता है। बात समझ में आया? चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक अगर देखा जाए तो 5 होता है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा, मतलब रोटी में भोजन आ जाएगा, तो ये यानी सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? 5 को होता है, वो 5 होता है। वो कौन कौन होता है? रोटी मतलब भोजन, ठीक है, भोजन, कपड़ा, मकान, जिससे हम लोग का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा में प्रशिक्षण आ जाएगा, कोई भी चीज तकनीक सीखना हो सो, और स्वास्थ्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्लियर है? चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जवाहर जी आ गए। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? ठीक है, 76 में अगर हम बात करते हैं तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू किया गया। 1989 में लागू किया गया, यह तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? चले आगे, अगला बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 77 में, HDI। ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई? HDI मतलब मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यह है कब शुरू की गई? तो अगर आप इसमें बात करते हैं तो 1990 में शुरू किया गया, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। HDI 1990। अगला क्वेश्चन देख लो 78 में अगर हम बात करते हैं 78, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? क्रिया नहीं है। वानिकी मतलब वन लगाना होता है, वन लगाना, तो ये तो वन लगाना एक तरह से खेती है हुआ, तो ये तो होगा ही। मछली पालन आपको बता दिया गया, ये भी होगा। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी औजार से, ठीक है, मशीन से, औजार से, मशीन से, ठीक है, किसी भी उत्पाद को बनाना, उत्पाद बनाना, ये होता है आपका विनिर्माण। तो विनिर्माण में भाई कृषि नहीं हो रहा है ना, पशुपालन, या देखो ये तो पशुपालन है, तो कौन सा क्रिया नहीं है आपका?
तो विनिर्माण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है कि विनिर्माण आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्रिया में नहीं आता, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया में नहीं आता है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 79, ठीक है, 79 यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तब मुद्रा करता है, ठीक है, कौन करता है? मुद्रा करता है। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा और समझिएगा, ध्यान से बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ, कमेंट में भी बता सकते हैं चाहे तो। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक व्यापारिक बैंक होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसा कमाने के लिए, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, तो ये भी पैसा कमाने के लिए है। व्यापारिक बैंक हुआ, व्यावसायिक बैंक हुआ। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैसा कमाता ही है, ठीक है, तो ये जितना भी है पैसा कमाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, ये बैंक ऑफ बैंक यानी बैंक का भी बैंक है, फादर ऑफ फादर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आप एक देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ठीक है, ये आपका केंद्रीय बैंक है। क्या है भाई? केंद्रीय बैंक है। और केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ बैंक है, मतलब फादर ऑफ फादर, ठीक है, इसको दादा कहते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा बता, इसका स्थापना कब हुआ था भाई? इसका स्थापना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 19 साल की लड़की, 35 साल की उसकी मम्मी, ठीक है, ये स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। क्या हुआ था भाई? स्थापना हुआ था। और 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सभी जगह पूरे राष्ट्र में फैलाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ था यानी पूरे राष्ट्र में फैलाया गया था। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।